एक आदमी सुरक्षा सूट पहनकर सड़क पर चल रहा था। सड़क पर चारों तरफ ठंड से जमी हुई लाशें पड़ी थी। कुछ लाशों के हाथ में अभी भी मोबाइल फोन था, जिससे साफ था कि आपदा इतनी अचानक आई कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन इस तबाही की वजह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह इंसानी गलती भी नहीं थी। असल दोषी थे एलियन। ये बदसूरत कीड़े जैसे एलियन इस भीषण मौसम का फायदा उठाकर बाहर निकले और इंसानों को पकड़ना शुरू कर दिया। यह हाल ही में रिलीज हुई साइंस फिक्शन सर्वनाश फिल्म द एटरनॉट की कहानी है। हुआन अपने दोस्तों के घर ताश खेलने गया था। सब मजे में थे कि अचानक बिजली चली गई। हुआन ने मोबाइल से टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था। दोस्तों के फोन भी काम नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि टॉर्च भी नहीं जली। तभी टानो ने बाहर से अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई लगातार हथौड़ा मार रहा हो। उसी समय टानो की पत्नी ने बताया कि पड़ोसी जमीन पर गिरा पड़ा है। सबने आसमान की ओर देखा। गर्मी का मौसम था, फिर भी बर्फ गिर रही थी। टानो दरवाजा खोलकर मदद करना चाहता था, लेकिन बाहर खड़ी गाड़ियों की आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। तभी उन्हें समझ आया कि वो अजीब आवाज कहाँ से आ रही थी। हालांकि किसी को नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन सबको लगने लगा कि इस बर्फ में जहर हो सकता है। उन्होंने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। उसी दौरान एक दोस्त चुपचाप बाहर निकल गया, लेकिन कुछ ही कदम चलते ही वह गिर पड़ा। इसके बाद कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर उन्हें बेसमेंट से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। वह रास्ता गैरेज की तरफ जाता था। जब टानो ने अलमारी हटाई तो मदद की आवाज साफ सुनाई दी। दरवाजा खटखटाने वाला एक डिलीवरी बॉय था। वह पहले खाना देकर गया था, लेकिन उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए वह गैरेज में साइकिल ठीक कर रहा था और बच गया। सावधानी के लिए टानो ने उस पर बंदूक तानी रखी। जब देखा कि उसके पास हथियार नहीं है, तब उसे अंदर आने दिया। इस बीच हुआन गैरेज की ओर गया। उसकी बेटी उसकी एक्स वाइफ के पास थी और वह उसे देखने जाना चाहता था। टानो मदद के लिए तैयार हो गया, लेकिन जब वे कार के पास पहुंचे तो कार स्टार्ट ही नहीं हुई। हुआन घबरा गया और वापस घर लौट आया। टानो एक इंजीनियर था। उसने किताबों में पढ़कर बताया कि सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें काम नहीं कर रही, शायद किसी सोलर स्टॉर्म की वजह से। हुआन खिड़की से बाहर देखने लगा। उसे सामने वाला पड़ोसी जिंदा दिखा। वे इशारों से उसे खिड़की न खोलने को कह रहे थे, लेकिन देर हो चुकी थी। यह देखकर हुआन को अपनी बेटी की चिंता और बढ़ गई। कार न चलने के बावजूद वह पैदल जाने का फैसला करता है। तब उसके बैग में सामान भरते हैं और शरीर को ढकने के लिए टेप से लपेट देते हैं। टानो उसे गैस मास्क देता है, लेकिन तभी ओमार बंदूक तान देता है, क्योंकि मास्क उसका था। ओमार को किसी पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसे बंदूक चलानी भी नहीं आती थी। सब हुआन का हौसला बढ़ाते हैं। हुआन सुरक्षा सूट पहनकर बाहर निकलता है। शहर पूरी तरह लाशों से भरा हुआ था, मानो एक मृत शहर बन चुका हो। उसे 10 किलोमीटर पैदल चलना था। रास्ते में उसे सीटी जैसी आवाज सुनाई दी, लेकिन बाद में पता चला कि वह हवा से टकराती सीढ़ी की आवाज थी। कुछ देर बाद फिर सीटी सुनाई दी। इस बार उसने दूर एक आदमी की परछाई देखी, जो हेलमेट और बंदूक लिए खड़ा था। डरकर हुआन रेलवे स्टेशन में घुस गया। वहाँ उसे और भी लोग फंसे हुए मिले। कई घंटे बाद वह अपने अपार्टमेंट पहुंचा। अंदर एक अजीब कुत्ते की लाश थी, जिसे प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया गया था। इमारत में कुछ लोग लूटपाट कर रहे थे। तीसरी मंजिल पर कुछ लोग मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना कर रहे थे। जब वह घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। उसने पत्नी और बेटी को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह टूट गया। तभी एक अजनबी चोरी करता मिला। उसने बताया कि पत्नी ने दवा लाने भेजा। हुआन को पता चला कि सूखा खून जहरीला नहीं होता। पत्नी वापस आती है और बताती है कि बेटी सहेली के घर गई थी, लेकिन फोन बंद होने के कारण उन्हें नहीं पता कि वह कहाँ है। अब हुआन बेटी को ढूंढने के लिए स्कूल जाने का फैसला करता है। अपार्टमेंट के लोग उसे घेर लेते हैं। वे उसका मास्क मांगते हैं। मजबूरी में हुआन बंदूक निकालता है और पत्नी के साथ भाग निकलता है। वह पत्नी को मास्क देकर खिड़की से भेज देता है। हुआन खुद प्लास्टिक बैग से सांस लेने की कोशिश करता है और नीचे कूद जाता है, लेकिन वह बेहोश हो जाता है। तभी लाल रोशनी दिखाई देती है। अगले ही पल वह कार में जागता है। वहाँ उसका दोस्त लेई और पत्नी मौजूद थे। लेई ने साधारण बल्ब से बिजली चालू करने का तरीका खोज लिया था। इसी वजह से कार चल पाई। वे फायर स्टेशन से कपड़े लेकर आए थे, लेकिन जब हुआन बेटी को ढूंढने के लिए कार मांगता है तो लेई मना कर देता है।